अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2019 का केमिस्ट्री का पास पेपर। याद रहे कि केमिस्ट्री में जो एमसीक्यू आते हैं वो होते हैं 25, मगर इसमें मैं आपको सिंपली 16 एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर 16 एमसीक्यूज क्यों? एमसीक्यूज तो 25 आते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि बेटा इसमें जो पुराने सिलेबस में जो सवाल है वो मैंने एलिमिनेट किए हैं। अब ये जो 16 एमसीक्यूज हैं वो आपको जो करंट सिलेबस है न्यू बुक है उससे रिलेट करेंगे। तो आपको ये आज देखना है कि पेपर इजी बनता है, मुश्किल बनता है या कैसे बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 70% जो पेपर आता है एनडी एंड मेरा यूनिवर्सिटी का वो पास पेपर अगर आप कर देते हैं तो आ जाएगा। मतलब अगर 100 मार्क्स है तो अगर आपने 22 साल के पास पेपर किए हुए हैं 70 मार्क्स तो आपके आ गए। बाकी 20 या 30% जो मार्क्स हैं वो नए क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट डैश मालिक्यूल। मालिक्यूल पूछ रहा है, उसने 16 ग्राम दिया है ऑक्सीजन का। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फार्मूला है गिवन मास अपान में मोलर मास। गिवन मास आपके पास है 16, मोलर मास ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के यहाँ पर मालिक्यूल की फॉर्म में है तो 2 एटम में, 2 एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 32। 16 डिवाइडेड बाय 32 जवाब आ जाएगा आपके पास 0.5 मोल। अब 0.5 मोल में मालिक्यूल पूछ रहा है तो सिंपल हम क्या करते हैं 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23। तो जवाब आ जाएगा 3.01 इंटू 10 रेज पावर 23। ये आपके पास जवाब है। अब ये आपके पास 3.01 इंटू 10 रेज पावर 23, ए ऑप्शन आपके पास है। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन 2, कैप्रोइक एसिड कंटेंट। कैप्रोइक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो एक बात आप याद रखना कि जो फर्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, 6 को क्या कहेंगे। तो अगर एक कार्बन है तो हम उसको कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड। ठीक है, तो मैं 6 के 6 कार्बन बता रहा हूँ। फार्मिक एसिड अगर 2 कार्बन होंगे मतलब इथेनोइक एसिड होगा तो हम उसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे? एसिडिक एसिड। इसमें 2 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नाम है ये इसके ना, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या कहते हैं? ब्यूटायरिक एसिड। एसिड लास्ट में लाजमी आएगा। 5 को हम कहते हैं वेलरिक। क्या कहेंगे? वेलिक। 6 कार्बन को हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड। क्या कहते हैं? अब देखो ये आ गया ना, कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो 6 कार्बन को हम कहते हैं कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर कैप्रोइक एसिड आपके पास है। जब आप कौन सा आ गया? अब यहाँ पर देखो 3, 4, 5, 5 कार्बन, ये आपके पास बी ऑप्शन है। 1 कार्बन, 4 कार्बन और 1 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपके पास है बी आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो आपके पास होता है वो होता है गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस कंप्रेशन, गैसियस एक्सटेंशन या गैसियस प्रेशर। तो हम पढ़ते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, तो ग्राम्स लॉ आपके पास होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है ए ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डाईहाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखना, जो डाईहाइड्रोजन सल्फाइड है मिसाल के तौर पर आपको मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास बनेगा HCl प्लस में यहाँ पर सल्फर। अब देखो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर ये -2 और हाइड्रोजन की क्या यहाँ पर है +1, 2 एटम है। क्लियर है? क्लोरीन की 0, सल्फर की भी 0, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1। अब यहाँ पर देखो सल्फर -2 से 0 आया। अब यहाँ पर सल्फर देखो वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है -2। अब ये गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? सल्फर अपना जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब सल्फर -2, ये -2 है, -2 से क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब सल्फर -2 अगर 0 आ गया तो मतलब वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सल्फर यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करवा रहा है। क्लोरीन 0 से माइनस आया तो मतलब ये रिड्यूस करवा रहा है क्लोरीन को। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन को क्या कर रहा है? रिड्यूस करवा रहा है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर, खुद इसको क्या करवाया? इसने रिड्यूस करवाया। क्लियर यहाँ तक? मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गई। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना, सिंपल हम उसको क्या कहते हैं कि वहाँ पर आपके पास वो जो सल्फर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्लोरीन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ पे ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट और जहाँ पे रिडक्शन तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरीके से। तो सल्फर जो है ना वो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सल्फर यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास बी जवाब आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1b 2b एंड 8b ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोबल गैसेज। अब जो लैंथेनाइड होती है वो होती है 4s सीरीज और एक्टिनाइड होती है वो आपके पास है 5 सीरीज। नोबल गैसेज हम कहते हैं 8b ग्रुप, 8a ग्रुप हो, ठीक है ना, 8a ग्रुप आपके पास नोबल गैसेज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं 1b 2b 8b, सारे ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास जवाब आया सी। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 से। अब क्वेश्चन 6 है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक मास का मतलब होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास है, और सिंपली प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास है जवाब आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लाइकोजन इज। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो जो ग्लाइकोजन होता है वो मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। तो ग्लाइकोजन आपके पास से क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा, पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है ये? पॉलीसेक्राइड। उसके बाद ऑल नोबल गैसेस फॉलो फुलफिल ऑक्टेट रूल, मतलब सारे जो नोबल गैसेस होते हैं ना वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट कोई एक गैस है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती। नोबल गैसेस का पूछ रहा है। तो हीलियम है, नियोन है, ज़िनान है, क्रिप्टॉन। हीलियम जो है ना वो ड्यूप्लेट को फॉलो करती है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास जवाब आया ए। याद रहना पूरे के पूरे प्रोडक्ट रूल में 2 ऐसे एलिमेंट हैं या एटम है जो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। कौन कौन से? आपके पास एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। बाकी जितने भी इनके अलावा 116 एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये 2 एलिमेंट ड्यूप्लेट को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है फोर्स अप्लाइड ऑन कंटेनर एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, नन ऑफ दीज। अब आप एक बात याद रखना कि जब भी आप फोर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, जब आप फोर्स बढ़ा देते हैं तो सिंपल बात है वॉल्यूम, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। वॉल्यूम जब कम हो जाएगा, फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होती है ना वो फोर्स अप्लाई करने से बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्क डन जो है ना, ठीक है, वर्क डन गैस पे होता है, ठीक है, वर्क डन किस पे होता है? गैस पे होता है। तो एनर्जी बढ़ने से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास जवाब हो गया ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है सिट्रिक एसिड इज द सोर्स ऑफ विटामिन डैश ए सी डी ई। सिट्रिक एसिड आपको पता है कि विटामिन सी का सोर्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास जवाब आया बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कौन सी स्टेटमेंट है क्लोरीनेशन के लिए वो गलत है? इट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है जो क्लोरीनेशन होती है ना वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जैसे क्लोरीन मीथेन में ऐड होता है तो एक मॉलिक्यूल जो है ना वो मीथेन में हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो क्लोरोमीथेन इस तरीके से वो ना वो रिएक्शंस होते हैं। और फ्री रेडिकल, उनका मैकेनिज्म यही होता है कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का आपके पास जो गलत है वो बी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी आया। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है, मगर आपको करना क्या है कि पास पेपर सारे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन 12 है कार्बन सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। डेल्टा एच जो है आपके पास वो पादेट है वो 117 किलो जूल पर मोल पूछ रहा है। ये कह रहा है डेल्टा एच आपके पास 117 किलो जूल पर मोल है। ये कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, मतलब रिएक्शन पूछ रहा है कि एक्सो है एंडो है। अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो सिंपल यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? एंडो हो जाएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 का आपके पास यहाँ पर सिंपल जवाब बी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्वेश्चन 13 है मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कम से कम किसकी होगी? एक बात हमेशा याद रखना कि अगर मिसाल के तौर पर स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है तो उसकी हाई एनर्जी होगी, मतलब जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो किसने जो ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रुप के दिए हैं तो लिथियम है, सीजियम है, रेबेडियम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन, लिथियम
सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, रेबेडियम, सीजियम। मैंने यहाँ पर डाउन द ग्रुप एलिमेंट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो सीजियम भी है, रेबेडियम भी है, पोटाशियम भी है, लिथियम भी आ गया। अब ये कह रहा है कि मिनिमम मतलब कम से कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी। तो यहाँ पर जो साइज का जो फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका होगा? हाइड्रेशन एनर्जी का साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। स्मॉल साइज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या होगी? हाई होगी। स्मॉल साइज यहाँ पर हाई होगी। अब देखो साइज अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब अगर साइज आपका ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे डाउन द ग्रुप आपके पास जो साइज सबसे ज़्यादा होती है वो सीजियम, अगर साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का सी आया। क्वेश्चन नंबर 14 है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, देन द रिएक्शन सिंपल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं बेंजीन को जो रिएक्शन होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, एडिशन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास जवाब आया बी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब लास्ट है 16 ब्राइन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। अब ब्राइन किस चीज़ को कहते हैं? ब्राइन जो आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ब्राइन तब बनता है जब आप क्या कर दो यहाँ पर वाटर प्लस में आप NaCl, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इस कार ब्राइन। तो यहाँ पर किसका? सोडियम कार्बोनेट है, NaOH है, NaCl है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सिंपल NaCl है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब सी आया। तो आज आपने ये वीडियो देखी, इसमें मैंने आपको 16 क्वेश्चन करवाया। ये था 2019 का पास्ट पेपर, ठीक है। थे 16, बाकी जो 9 थे वो ओल्ड सिलेबस से रिलेट करते तो वो मैंने कैंसिल किए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 साल के कंबाइन करके एक ही वीडियो बनाऊँ ताकि आपका टाइम भी सेव रहे और लाजमी आप जो है ना वो पास पेपर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।